हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपका आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। तो एक बार फिर से जो है मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और आज हम अपनी इस आईएएस विद अरिहंत के यूट्यूब चैनल पर अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई भारतीय राज व्यवस्था की इस पुस्तक को जो है आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स को बनाएगी पॉसिबल, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के तमाम वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक, जो आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने जितनी भी बातें आपसे कही, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, आज की क्लास आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि इस बुक में आपको कुछ फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें जो चैप्टर हैं वो आपको चैप्टर वाइज और जो है टॉपिक वाइज जो है आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा, 100% एरर फ्री एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर नॉलेज प्लस आपको देखने को मिलेगा और पीवाईक्यू की एक बड़ी संख्या जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आज ही अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक को जो है आप परचेज कर सकते हैं। दीप सिंह जी नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल। चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कल अपनी क्लास में कहा था कि कल हम आपसे मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, और आज का जो न्यू टॉपिक है वो है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक संवैधानिक पद है। तो इस पद के बारे में संविधान में जो है आपको प्रावधान जो है वो देखने को मिलेगा, और ये पद हमने यूएसए के संविधान से जो है लिया है। ठीक, और किस लिए लिया है? जितेंद्र रावत जी नमस्ते बेटा, नमस्ते, स्वागत है आपका भी। चलिए, तो ये पद जो है क्यों बनाया गया, भारत में क्यों लिया गया? क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं रखना है। ठीक, इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए यूएसए से हमने उपराष्ट्रपति के पद को जो है एडॉप्ट किया। ठीक, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है कौन? उपराष्ट्रपति। तो सर, पहला उच्चतम संवैधानिक पद कौन होता है? तो प्रथम संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति। दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का मतलब, जब उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो वो उपराष्ट्रपति आपको राज्यसभा में सभापति के रूप में जो है कार्य करता हुआ नजर आएगा। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो वो सभापति का पद छोड़ करके जो है वो राष्ट्रपति के कार्य करना प्रारंभ कर देगा। ठीक, जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है उस समय राज्यसभा में जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सभापति का जो है जो कार्य होते हैं उनको करता है। आइएगा, अब हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान किससे रिलेटेड? उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपको संवैधानिक प्रावधान देखने को मिलेंगे वो आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63, जिसमें कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति, अर्थात भारत में आपको एक उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 64, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो राज्यसभा में सभापति के कार्य करेगा।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 65, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन। कहने का मतलब इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे तो उस समय सडनली उस पोस्ट पर उपराष्ट्रपति जी बैठ जाएंगे और वो राष्ट्रपति के कार्यों को जो है करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात भारत में जो उपराष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा वो इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, उसका चुनाव होता है, उसके लिए वोट डाले जाते हैं और जो भी कैंडिडेट उस इलेक्शन में जीतता है वही उपराष्ट्रपति बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 67, जिसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 5 वर्ष से पूर्व वह जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर के अपने पद से हट सकता है या फिर उसके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव राज्यसभा ला सकती है उसे उसके पद से हटाने के लिए। बाद में राज्यसभा से पास होने के बाद वो प्रस्ताव लोकसभा पे जाएगा और जब लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा की सहमति भी उस पर आवश्यक होती है। क्लियर। तब जाकर के उपराष्ट्रपति अपने पद से हटता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 68, जिसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव, अर्थात किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उस पद को भरने के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी जो है पूरी की जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 69, जिसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ या प्रतिज्ञा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिलाई जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 70, इसमें कहा गया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। कहने का मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक, या राष्ट्रपति को पद से जो है महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में वो जो है राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 71, जिसमें कहा गया उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट मैटर उठता है तो उस डिस्प्यूट को जो है सुलझाया जाएगा। क्लियर। कौन सुलझाएगा ये आगे की बात है। अब यहां पर आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखने को मिल रहा है और निर्वाचन में आप पॉइंट पढ़ेंगे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा। यहां पर शॉर्ट में की पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है निर्वाचन रीति। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी रीति अपनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो रीति राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है वही रीति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट है योग्यता। ठीक, तो योग्यता उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। तो सिंपल भाषा में कहें तो लाभ के पद पर ना हो। इतना लंबा ना देख करके सिंपल सा कहें तो लाभ के पद पर ना हो। क्लियर। चलिएगा इसके आगे हम बात करें कार्यकाल की,
तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक हो सकता है। इसके अलावा वो अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, यह हमने आपको बता ही दिया। और उन्हें एक प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है, जिस प्रस्ताव को सबसे पहले राज्यसभा लेकर के आएगी, परंतु उस प्रस्ताव को लोकसभा की भी सहमति आवश्यक होगी। क्लियर? चलिए, अब इनके कार्य और शक्ति की बात करें तो इनके 2 ही कार्य होते हैं। पहला, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे और इसी का उन्हें वेतन दिया जाता है, इसी का उन्हें वेतन दिया जाता है। दूसरा कार्य है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन मिलता है जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। ठीक। अवनीश वर्मा जी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका आईएएस विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर। तो यहां पर हमने जो है उपराष्ट्रपति के बारे में तमाम चीजें जो है वो पढ़ ली हैं। अब इस पर बेस्ड जो एमसीक्यू हैं, आइएगा उनकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो प्रैक्टिस करने से पहले एक बार यहां पर ना भारत के उपराष्ट्रपति बताए गए हैं और 1952 से लेकर के और 2024 तक भारत के कौन कौन राष्ट्रपति किस किस समय पर रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वहां पर एक समरी जो है आपको दिखाई दे रही होगी, जिन्हें यहां पर कुछ स्पष्ट रूप से न दिखाई दे रहा हूं तो धैर्य पूर्वक जो है बने रहें। मैं यहां पर जो है आपको एक लाइन पढ़ करके सुनाऊंगा, आप ध्यान पूर्वक जो है उसे सुने। ठीक। और फिर उसके बाद हम आएंगे हम अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पर। तो भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति रहे उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक रहे। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे और सबसे लंबे वर्ष तक जो है इन्होंने कार्यकाल जो है किया सबसे पहले, और ये तकरीबन जो है 10 वर्ष जो है वो रहे। सेकंड जो उपराष्ट्रपति रहे उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये 1962 से 1967 तक रहे, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक भी थे। फिर थर्ड उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो थर्ड उपराष्ट्रपति रहे हैं बीबी गिरी, जो कि 1967 से लेकर के 1969 तक रहे, और ये सबसे कम अवधि अर्थात 2 वर्ष तक ठीक पद पर रहे और त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए थे। क्या? त्यागपत्र देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में जो है शामिल होना था। ठीक। तो बाद में फिर ये राष्ट्रपति भी बने। फिर अगले जो उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है जीएस पाठक, जो कि 1969 से 1974 तक रहे। इनके बारे में कोई विशेषता नहीं है। फिर रहे हैं बीडी जत्ती, और बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक रहे। इनके बारे में भी कोई विशेषता नहीं है। फिर रहे हैं एम हिदायतुल्लाह, जो कि 1979 से 1984 तक रहे, और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। क्लियर? चलिए, फिर आगे थे आर वेंकट रमन, जो कि 1984 से लेकर के 1987 तक जो है अपनी पोस्ट पर रहे उपराष्ट्रपति के, और इनसे रिलेटेड कोई विशेषता नहीं है। अब इनके बाद रहे आपके डॉक्टर बी एस डी शर्मा, जो कि 1987 से 1992 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे और मुख्यमंत्री भी रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक। और ऐसा करने वाले ये इकलौते जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हों, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हों और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हों। क्लियर? चलिएगा, फिर इनके बाद नेक्स्ट नंबर आता है के आर नारायण, जो कि 1992 से लेकर के 1997 तक रहे और इनके बारे में कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक रहे और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई। फिर इनके बाद भैरव सिंह शेखावत बनते हैं 2002 से लेकर के 2007 तक, और
इनके बारे में कोई विशेषता नहीं है। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी जो है भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं और ये 2007 से 2017 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं 2 कार्यकाल हेतु। और इन्होंने भी जो है 10 वर्ष तक जो है ठीक उपराष्ट्रपति के पद को जो है संभाला। और यहां पर आपने देखा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी जो है 10 वर्ष तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो 10 सबसे लंबा कार्यकाल सबसे पहले जो है एस राधाकृष्णन ने पूरा किया। तो उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। क्लियर? चलिए, इनके बाद नेक्स्ट बने एम वेंकैया नायडू जो कि 2017 से 2022 तक रहे। इनके बारे में भी कोई विशेषता नहीं है। और आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जो कि 2022 से वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक, और इनके बारे में भी कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो आपको बताई जाए। क्लियर? चलिएगा, तो थ्योरेटिकल सेक्शन हमारा पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब हम आएंगे प्रैक्टिस सेशन पर। ठीक, सर जी इनकी सैलरी कितनी होती है? देखिए बेटा, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में कभी भी सैलरी नहीं पूछी जाती है। ठीक, बाकी का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन अगर आप नॉर्मल पूछना चाहते हैं, ठीक, अपनी जानकारी के लिए केवल, ठीक, तो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले जो है, ठीक, राष्ट्रपति का जो है और उपराष्ट्रपति का जो है वेतन जो है वो बढ़ाया गया था। ठीक है, और इनका वेतन बढ़ा करके जो है कितना कर दिया गया था? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कर दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जी की, तो उपराष्ट्रपति जी का जो वेतन निर्धारित कर दिया गया वो कितना किया गया? तो 4 लाख रुपए जो है, 4 लाख जो है उपराष्ट्रपति जी का जो है वेतन जो है निर्धारित कर दिया गया था। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? और ये जो सैलरी में इंप्रूवमेंट हुआ है वो 2018 में हुआ था। ठीक, इससे पहले अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का वेतन था 1.25 लाख। ठीक, और राष्ट्रपति का तकरीबन था 1.5 लाख। कितना था? 1.5 लाख। क्लियर है? चलिएगा, हाँ, नहीं आपको वैसे नॉलेज के लिए ना बता दिया है। ठीक है, चलिएगा, आई होप आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी जो भी आपने हमसे पूछी। क्लियर? चलिएगा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसे रफ कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिएगा, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन दोनों के वेतन में बढ़ोतरी की अगर बात हो तो ये काम कौन करेगा? तो ये काम करती है संसद। कौन करती है? संसद काम करती है। क्लियर? और ध्यान रखिएगा इन दोनों के कार्यकाल के दौरान, क्या कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। चलिएगा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। क्लियर है? चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का उपराष्ट्रपति, और उनसे रिलेटेड आपको यहां पर 4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं और उन 4 पॉइंटों में से हमें जो है सही कथन जो है वो बताने हैं। क्लियर? दीप सिंह जी का आंसर आ चुका है, जितेंद्र जी का आंसर आ चुका है, और कोई स्टूडेंट जो है आंसर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, पहला कह रहा है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। बात एकदम सही है। इनके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, यह भी बात सही है।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग या फिर अपदस्थनीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये भी सही है। तो ये सभी पॉइंट जो है उपराष्ट्रपति को लेकर के जो है एकदम सही हैं, और सारे ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन डी में जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, चलिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। यह किसी औपचारिक दायित्व से संबंध नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बीमार या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो यह उनके कार्यों का निर्वहन करता है। आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, चाहे वो पद मृत्यु के कारण खाली हुआ हो या फिर त्यागपत्र या फिर महाभियोग के कारण जो है खाली हुआ हो। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। इसका मतलब 3 पॉइंट सही होंगे, 1 पॉइंट जो है गलत होगा। आइएगा देख लेते हैं। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बात एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यह भी बात सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह बात गलत है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो है क्या होता है, चुनाव होता है, और इसका चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। इसके अलावा इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो सदस्य निर्वाचित हो चाहे वो सदस्य मनोनीत हो। क्लियर, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। चलिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन सी सही नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी समस्त कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देश में संपन्न होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके पद संबंधी योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के 66 आर्टिकल के सब क्लॉज 3 में किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के लाभ के पद पर कार्य करता है तो वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि इसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होती है। और यहां पर एक पॉइंट जो मिसिंग है वो ये है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। होना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो किससे मिलकर के बनता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, क्लियर है। और संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, तो लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा।
ठीक, सभी सदनों के सदस्यों का मतलब हो गया निर्वाचित भी और निर्वाचित के अलावा मनोनीत भी। अब ये मनोनीत सदस्य केवल आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं 12, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 के फर्स्ट के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों से मिलकर के होता है। उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा, किंतु इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक, और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में। ठीक, जो जनरली किसी विधेयक के लिए बुलाई जाती है वर्तमान में। ठीक, वो स्टार्टिंग में जो है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए बुलाई जाती थी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक करता है? निर्वाचक करता है, तो आपको आंसर बताना है और यहां पर आपको कई ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आइएगा देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के भाग नहीं लेते। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और ध्यान रखिएगा इन तीनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। क्लियर? चलिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा अथवा विधान परिषद निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताइएगा। और यहां पर जो है आपको जी जितेंद्र जी, आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की जो है बात कही गई है। क्लियर? आइएगा, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बात एकदम सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यों की विधायिका के सदस्य ठीक केवल राष्ट्रपति के चुनाव में जो है रोल अदा करते हैं और वो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि विधान परिषद के। और आपको बता दें कि राज्य की विधायिका विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर के जो है होती है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर? चलिएगा, तो दिए गए कथनों में से फर्स्ट जो है सही है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जहां संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों, चाहे वो मनोनीत हों, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों। क्लियर? चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दीप सिंह जी। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मंजिल के मुसाफिर को उसकी मंजिल ना मिल जाए। जब तक मंजिल के मुसाफिर को उसकी मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि
आप उस दिन गिरना बंद कर देंगे जिस दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बस मंजिल की तरफ देखिएगा, बाकी का गिरना उठना लगा रहेगा। सही आंसर गलत आंसर ये चलता रहेगा। आइएगा, कथन 2 सही नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधायिकाओं के सदस्य कोई भी भूमिका नहीं है। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और कारण आर। आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं। अगर सही हैं तो क्या ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइएगा देख लेते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्त है। बात तो सही है, बात तो सही है। ठीक, कहा गया योग्यता जब आपको पढ़ाई गई थी तो तब आपको बताया गया था कि उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित ना हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वही बात कथन ए में कही गई है। ठीक, चलिएगा, थैंक यू सो मच। कारण कह रहा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात ये भी सही है। ठीक, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस कारण उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये बात सही है, माने कथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलिएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आर्टिकल 66 के 3 के सी के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए इसकी अभियोग्यता में सदन की सदस्यता की अर्हता महत्वपूर्ण होती है। वही बात कही गई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि या संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक, आइएगा देखते हैं। तो यहां पर कौन सा कथन जो है सही होगा, और कथन हम तीनों पढ़ेंगे तब देखेंगे। उस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा में आपको सभापति देखने को मिलता है। सभापति के अलावा जो है आपको उपसभापति देखने को मिलता है। ठीक, और जब सभापति उपराष्ट्रपति का कार्य करने लग जाए, क्या सभापति उपराष्ट्रपति का कार्य माने सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य करने लग जाता है तो सभापति के कार्यों को उपसभापति करता है राज्यसभा में। क्लियर, इसलिए फर्स्ट वाला गलत है। क्लियर, फिर सेकंड कह रहा है इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा अनुपस्थिति में। तो बात तो किसी हद तक सही कह रहा है। क्लियर है, बात सही है। ठीक है, क्योंकि जब हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक, नॉर्मली देखिए हमने आपको यहां पर भी बताया था, एक बार बैक लेकर के चलते हैं आपको थोड़ा सा। ये रहा, हमने आपको बताया था कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसे वेतन मिलता है, परंतु जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तो ये भी बात सही, ये वाला पॉइंट तो सही है। चलिएगा, तो यहां पर जो है पॉइंट सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हो चुका है भारत में ये एक बार, तो ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, और ये हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, चलिएगा
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद के कार्यों के निर्वहन के संबंध में कथन 2 और 3 जो है सही है, जैसा कि हमने आपको बताया। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद के कार्यों के निर्वहन के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, मतों और विशेषाधिकारों का अधिकार प्राप्त होगा। उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की अवधि के दौरान त्यागपत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया। क्लियर? थर्ड वाला कंफ्यूजन सही है सर? थर्ड वाला कंफ्यूजन नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सिंपल सा बात यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है, ये पद खाली हो गया तो कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। और अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, देखिए फर्स्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद के कार्यों के बारे में हमें ये तीनों पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो जब राष्ट्रपति की एब्सेंट में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का कार्य कर रहा है तो वो उस समय उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति बन चुका है। ठीक, जब तक वो उपराष्ट्रपति था तब तक वो राज्यसभा में सभापति था। अब वो राष्ट्रपति पद पर काम कर रहा है, राष्ट्रपति कहलाएगा, तो सभापति का पद खाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो सभापति के पद पर आ जाएगा और वो राज्यसभा को संचालित करेगा। ठीक, आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कंफ्यूजन है आप मुझे बताइएगा, आपकी कंफ्यूजन पहले दूर होगी, बाद में क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा एक बार मुझे कमेंट करके आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई जो मुझे दोबारा आपको समझानी है। ठीक, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्लियर है ना। चलिएगा, कथन फर्स्ट सही नहीं है क्योंकि जिस किसी कार्य अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ये वही बात बोली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब यहां पर आपको जो है दो कथन देखने को मिल रहे हैं, आइएगा देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे, बात सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, वो जो भी काम करेगा वो मान्य होंगे। क्लियर है? तो उस जब तक वो अपनी पोस्ट पर है, जब तक वो जो काम कर रहा है वो मान्य होगा। ठीक, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा उसके बाद उसका कोई भी कार्य मान्य नहीं होगा। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कथन फर्स्ट सही है। संविधान के आर्टिकल 71 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित या निर्वाचन को अवैध या शून्य घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उनके द्वारा किए गए कार्य या घोषणा अवैध नहीं होंगी, अर्थात वे कार्य विधि मान्य होंगे।
क्लियर, कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के समय से उनके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। तो जब डिक्लेयर कर दिया गया उनके इलेक्शन को शून्य, उसके बाद अगर उन्होंने कोई काम किया है तो वो अमान्य होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कहने का मतलब इनमें से आपको वो कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? आइएगा देखते हैं। पहला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ये तो दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, ठीक, क्लियर है, दिए जाते हैं। दूसरा कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सर क्यों? सुनिए, जो उपराष्ट्रपति होता है उस उपराष्ट्रपति को वेतन जो दिया जाता है वो वेतन सभापति का दिया जाता है, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। तो उसे जो वेतन मिलता है वो वेतन या तो सभापति या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है, उसे उपराष्ट्रपति का तो वेतन दिया ही नहीं जाता। तो इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर निर्भर नहीं है। निर्भर है तो किसका? सभापति का या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर वो कार्य करता है तो, ठीक। चलिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। उल्लेखनीय है कि संविधान में उपराष्ट्रपति हेतु वेतन व भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तदेव आर्टिकल 97 के अंतर्गत उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता प्राप्त होता है। तो बात वही है, ठीक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव लेकर के आएगी, उस पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है, ठीक। और यहां पर भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण व पद त्याग के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, जिसमें लोकसभा की सहमति भी प्राप्त हो, परंतु पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित करने के 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होगी। क्लियर, थैंक यू सो मच दीप सिंह जी आपके इस रिप्लाई के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है देखिएगा। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो भारत में चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों ही स्थिति में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या करेगा? इनके विवाद को सुनेगा, सुनने के बाद यह तय करेगा कि यह चुनाव शून्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। क्लियर, चलिए, तो भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय करता है, ठीक। संविधान के आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं व विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है तथा इस संबंध में इसका निर्णय अंतिम होता है।
यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य अवैध नहीं होगा। यह हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? जब हमने आपको लिस्ट बताई थी तो उस समय जिसने लिस्ट पर ध्यान दिया होगा वो इसका आंसर कर सकता है, और स्टूडेंट्स का जो है आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, पहला तो ये सही हो जाएगा। दूसरा आपका शंकर दयाल शर्मा। बाकी का फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ये दोनों भारत के राष्ट्रपति रहे। सर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है? नहीं, देखिए बेटा, भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव को भी कराता है। राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी कराता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के अलावा वो लोकसभा के चुनाव को भी कराता है। लोकसभा के चुनाव के अलावा वो राज्यसभा के चुनाव को भी कराता है। इसके अलावा वो विधानसभा के चुनाव को भी कराता है। ठीक, और विधानसभा के अलावा विधान परिषद के भी चुनाव को यही कंडक्ट कराता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये तमाम जो इलेक्शन होते हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। और जो आप ब्लॉक लेवल पर चुनाव देखते हैं, जो ग्राम लेवल पर चुनाव देखते हैं, जो जिले स्तर पर जो आप चुनाव देखते हैं, चाहे वो नगर पंचायत से संबंधित चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत से संबंधित चुनाव हो, इन चुनावों को राज्य का निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग जो है कंडक्ट कराता है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और 4। क्लियर, चलिएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाले हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 1979 से लेकर के 1984 के मध्य उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पूर्व वे उच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 1969 में ठीक 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक जो है कार्य किया था। इसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर के 1992 के मध्य जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1992 से लेकर के 1997 के दौरान शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के पद पर भी रहे। और इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के उपराष्ट्रपति पद कभी नहीं संभाले, बल्कि ये दोनों भारत के राष्ट्रपति रहे, जो कि आपको बताया गया था। क्लियर, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए युग्म में से सही युग्म बताइए जिनके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, क्लियर है? कोई आंसर देना चाह रहा है? बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। क्लियर है? यहां तक कोई चीज जो आपको न समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? बाकी का एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाते हैं। एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व
राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से लेकर के 1952 तक पूर्व सोवियत संघ वर्तमान में रूस में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 51 तक श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त पद पर आसीन रहे थे। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अब सही नहीं है, इसका मतलब 3 सही 1 गलत, 3 सही 1 गलत। आइएगा देखते हैं कौन सा गलत है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करते हैं, बात सही है। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमने जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है एडॉप्ट की है। क्या? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एडॉप्ट की है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह भी बात सही है। ठीक, तो मिनिमम जजों का पैनल कितने जजों का होना चाहिए? जब सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या कर रहा होगा तो वो पैनल मिनिमम जो है 5 जजों का पैनल तो जो है होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। बिल्कुल सही है। और ये हमें आर्टिकल 19 में जो है देखने को मिलेगी, जो कि समानता के अधिकार नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। क्या? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो ये एक मूल अधिकार है। क्या है? ये एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। और भाग 3 में आप अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आप देखेंगे आर्टिकल, उनमें से स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 19 से लेकर के जो है 19 में जो आप देखेंगे वो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिएगा, दिए गए कथनों में कथन डी सही नहीं है, क्योंकि डी में क्या दिया गया ये तो हम पढ़ ही नहीं पाए। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हमने ये देख लिया कि एबीसी सही है, हमने ये तो देखा ही नहीं डी में क्या कहा गया है। तो डी में कहा गया है जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये नहीं थे। क्लियर? तो कथन डी जो है सही नहीं है, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 62 तक लगातार 2 बार रहा। जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1962 से 67 तक रहा था। क्लियर? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? अर्थात यहां पर आपको बताना है क्या बताना है? ये बताना है कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो जब उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, उस समय चुनाव में कितने वोटर थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 788। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, तो वर्ष 2000 के भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में 788 मेंबर्स थे। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और यूपीए उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को 346 मतों के अंतर से हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता था। तो एक तरफ बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो गठबंधन है यूपीए, तो इनके कैंडिडेट। क्लियर? चलिएगा, और यहीं पर आज की क्लास खत्म होती है और उपराष्ट्रपति टॉपिक भी जो है आपका खत्म होता है।
जाने से पहले आपको बता दूं कि अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक अभी तक आपने परचेज नहीं की है तो आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पहली बार में प्रीलिम्स पार कराने में बहुत ही ज्यादा जो है मददगार जो है वो साबित होगी। ठीक, तो आज ही इस बुक को जो है आप परचेज कर लीजिएगा। इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक आईएएस और पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एक जगह आपको जो है ठीक कलेक्शन मिलेगा, और विद एक्सप्लेनेशन, नॉलेज प्लस की पॉइंट के साथ, एरर फ्री एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। तो आज ही जो है मार्केट में जाएं, अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से इस बुक को परचेज करें और अपनी आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन में चार चांद लगाएं। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक यू सो मच।